हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय चैनल वीबीए एजुकेशन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअली हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटिकल लास्ट टॉपिक है। यस, फाइनली यार क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी का टॉपिक एंड हो रहा है। यार मैं क्लास 8 स्टार्ट करूंगा, तो इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक इसमें छूट ना जाए। इनफैक्ट मैंने इसमें से जो अननेसेसरी पार्ट है वो हटा दिए। बाकी जो नेसेसरी पार्ट है, जो मुझे अच्छा लगा कि हाँ उससे काम हो जाएगा, उससे आपको कुछ समझ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी। और बाकी जो पार्ट था विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड, आई रिमूव्ड इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने इस बुक में बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा है। कैसे कैसे लोगों के लोग, जैसे कांता, अंसारी, इस्मिरानी, इन सब के साथ एक ही चीज कनेक्शन में थी कि इनके साथ दे वर ट्रीटेड अनइक्वली। अब लोग क्या करते हैं जब दे आर ट्रीटेड अनइक्वली? हिस्ट्री ऐसे लोगों के बहुत सारे एग्जांपल दे सकती है, जैसे कि रोजा पार्क्स के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। सो आई नॉट रिकॉल इट बिकॉज अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये आप वीडियो बंद कीजिए और आप प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी प्लेलिस्ट देख के आइए, क्योंकि फिर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा अगर बीच से देखेंगे। तो अंसारी, मिलानी, ये सब, इन सब के साथ इनइक्वालिटी हुई थी। रोजा पार्क्स के साथ भी। रोजा पार्क्स के बारे में अभी थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन आपको पूरा जानना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रोजा पार्क्स वो लेडी थी जिनकी वजह से अमेरिकन सिविल वॉर, क्या अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। मैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की बात नहीं कर रहा, अमेरिकन सिविल वॉर की बात कर रहा हूं। जी हाँ। अब इस वजह से स्टार्ट हुआ और इस वजह से लड़कियों को और लड़कों को इक्वली देखने लगा गया अमेरिका में। तो आगे पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इक्वल, हर कोई इक्वल है बिफोर लॉ के। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। व्हाट इज दिस? दिस इज आर्टिकल 14. Which article is this? Article 14. No person can be discriminated against because of religion, caste, whether they are rich or poor. ये कौन सा हो गया? आर्टिकल 15. आर्टिकल 16 के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। अब आगे का जो टॉपिक है या वो इक्वल राइट ऑफ वोट वगैरह, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से। लेकिन क्या ये इक्वलिटी बैलेट बॉक्स तक ही सीमित है? बाकी जगह इसका ज्यादा वो नहीं मिलता। जैसे कि आजकल बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है हर चीज का, हेल्थ केयर सर्विस का भी, इसलिए लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से बहुत सारे पुअर लोग जैसे कांता, हकीम शेख, अमन, गुड क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही। इनके पास रिसोर्सेज नहीं है टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ केयर रिसोर्सेज। They do not have resources. अब एक मैन के पास भी एक मैन है, एक आदमी है जो जूस बेचता है, ठीक। उसका प्रोडक्ट भले ही कितना वो वर्ल्ड बेस्ट हो, लेकिन वो एडवर्टाइज नहीं कर सकता, तो उसके यहाँ ज्यादा पैसा नहीं आएगा। उन कंपनीज के पास जाएगा जो अपने ब्रांड को बहुत अच्छे से एडवर्टाइज करती हैं, भले ही कैसा भी हो। ऐसा ही हर जगह होता है। बस किताबों में क्वालिटी लिख के दे देने से कुछ नहीं होता। हमें इसे डेली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा इफ वी वांट टू अचीव इक्वालिटी। पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी की रीजन व्हाई सो मेनी पीपल्स लाइफ इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। व्हाट डज दिस से? हाईली अनइक्वल, यस। अब ये आपको पता है, आप कुछ किसी चीज से कनेक्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो किस चीज से कनेक्ट करना है? बिल्कुल बड़ा सिंपल है। आपको इसे कनेक्ट करना है आर्टिकल 38
आर्टिकल 38 से। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? दैट द स्टेट शैल ट्राई to create justice order in which justice, social, economical and political shall pervade every sphere of the society। तो तुम हम इसे वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं कि ये वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। फिर बात करेंगे आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स की बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 39 ए कहता है द स्टेट शैल प्रोवाइड टू ऑल द सिटीजन्स वेदर मेन और वुमेन विद एडुक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। आर्टिकल 39 बी क्या कहता है? द रिसोर्सेज ऑफ स्टेट शैल बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड सो सबसर्व द कॉमन गुड्स। आर्टिकल 39 सी क्या कहता है? The economic system of the country shall so function that there shall be no concentration of wealth in an individual or a group or means of production। आर्टिकल 39D कहता है इक्वल पे इक्वल वर्क, और ये सब जो है इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड है। आगे पढ़ेंगे। Considered of less value than done by men। Work done by women is considered of less value than women। All these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women। यहाँ तो हमारा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट चला गया। आर्टिकल 14 से 18 तक यहाँ हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आर्टिकल 14 से 18 तक पूरा उसका वो नहीं किया जा रहा है, पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है पर्सन के रिलीजन, कास्ट, सेक्स, ऑल इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर। ये आप किससे कनेक्ट कर सकते हो? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 से। क्यों? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 कहता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इनफैक्ट ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? ऑल सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू चेरिश हार्मनी एंड ब्रदरहुड एंड नॉट डू एनी एक्ट्स डिसरेगेटरी ऑफ वुमेन। अब आगे पढ़ेंगे स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। एवरीवन स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर एक कम्युनिटी, विलेज, सिटी और टाउन में हम लोग देखेंगे कुछ लोग हैं who are known and respected because of their fight for equality। ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के एक्ट के अगेंस्ट स्टूड अप हुए, that they faced, जो उनके सामने आए या तो उनने जो देखा, या तो वेल रिस्पेक्टेड हैं क्योंकि वो हर एक पर्सन को डिग्निटी समान देखते हैं and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community। अब आगे पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ। जैसे कि मैंने जो फंडामेंटल ड्यूटी बताई थी, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई थी? ऑल सिटीजन्स आर expected to cherish harmony and brotherhood and not do any acts of disregardatory to women। ये हो जाए आर्टिकल 48A। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 48A। मुझे पता है इसे याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको याद हो जाएगा। अब ये स्टोरी दी गई है दो। क्या हुआ? उत्तराखंड का तेरी डैम था, ठीक, वो टूट गया। ओल्ड तेरी का टाउन और 100 विलेजेस सब मर्ज हो गए और 1 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए। 1 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा इसकी वजह से। यही सेम इंसिडेंट तवा डैम के पास भी हुआ था। वहां फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ तो बहुत खराब हो गई क्योंकि इसकी वजह से सब सबमर्ज हो गया। इसे 7 फंडामेंटल ड्यूटी भी इसे दे दी गई है। किस लिए?
तो हम लोग को ये राइट है कि हमारे पास अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट हो, और ये आर्टिकल 21 का पार्ट भी मान लिया गया है। ये 7th हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। सो यही तेरी डैम में हुआ, लोगों के पास क्योंकि राइट टू लाइवलीहुड है, क्योंकि आर्टिकल 21 से आ जाता है, तो उन लोग ने उसके लिए क्या किया, उन लोग ने लाइवलीहुड ढूंढ लिया फिशिंग में, उससे भी उन्हें कम कमाई होती थी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया और फिशिंग राइट्स भी। लोगों कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रोव local people away and got cheap laborers from outside. The contractors began to threaten the villagers who did not want to leave by bringing the hoodlums. The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization. इसीलिए तवा मत्स्य संघ उन्होंने बनाया, उन्हें चक्का जाम किए और फिर उन्हें अपने राइट का डिमांड किया, फिशिंग करने का, फिशिंग वापस शुरू करने का डिमांड किया। और इनफैक्ट ये ऑल्गा टेलस केस में भी बोला गया था दैट राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है सहकारी संघ, ऐसे करके लोग छोटे छोटे संघ बनाते हैं। जैसे वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, ये हमें बताती है कि हाँ धरने कैसे होते हैं, चक्के जाम कैसे होते हैं। ये लोग बैनर लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सहकारी संघ यहाँ लिखा है, ऐसे करके ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना। प्रोटेस्ट इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमिटी टू असेस द इश्यू। कमिटी ने क्या रिकमेंड किया था, फिशिंग राइट टू बी ग्रांटेड टू विलेजर्स फॉर द लाइवलीहुड। In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give the people displaced by Tawa Dam the fishing rights of reservoir. A 5-year lease agreement was signed 3 months later. On January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch. With Tawa Matsya Sangh (TMS) taking over the fish works with able to increase their earnings substantially. This was because they set up cooperative which would buy the catch from them at a fair price. The cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price. They have now begun to earn 3 times more than they earned earlier. TMS has also begun giving a fish workers loan for repair and buying new nets. By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people organization can get rights to livelihood, they can be good managers. अब ये आर्टिकल 41 से आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक एक्सेस इन सर्टेन केसेस। और इसी को जैसे कि टीएमएस हो गया, ये प्रोटेस्ट हो गए, और जैसे कि ये हमारी पिक्चर है, इसी को प्रेशर ग्रुप्स कहेंगे। ठीक, व्हाट आर दिस? दीज आर प्रेशर ग्रुप्स। आप क्या कहेंगे? प्रेशर ग्रुप्स। यहां मैं ऊपर लिख देता हूं। ये बाद में, यानी कि जब लक्ष्मीकांत की बुक वगैरह पढ़ेंगे, जब आप हाईएस्ट स्टडी करेंगे पॉलिटी को लेके, तो आपको प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब जरा समझिए, आपकी 6th क्लास में स्टार्टिंग में था जो लक्ष्मीकांत की बुक में लास्ट में दिया है, ऐसे कनेक्ट किया जाता है। दीज आर प्रेशर ग्रुप्स। ये शायद ही किसी के टीचर ने सोचा होगा। इनफैक्ट हमारे स्कूल टीचर्स ने खुद नहीं सोचा था। सो ये जो है, ये सब अब जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड इसकी वजह से आ गया। अब किसी ने सोचा था 1950 में कि एक दिन फंडामेंटल राइट बने, राइट टू प्राइवेसी है एग्जाम्पल,
अब किसी ने सोचा था 1915 में कि एक दिन फंडामेंटल राइट बनेगा? नहीं। मुझे लगा, तुम्हें लगा, सुप्रीम कोर्ट को लगा, नहीं, देना चाहिए। बिकॉज लाइफ इज लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी। ये बोला गया मेनका गांधी केस में भी बोला गया, फ्रांसिस्को रामोलिन केस में भी बोला गया, और प्लस ये आर्टिकल 21 का पार्ट भी है। सब आगे पढ़ेंगे। क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी। कुछ लोग प्रोटेस्ट ज्वाइन करते हैं टू फाइट इनइक्वालिटी। Others might use their pen or their voice or their ability to dance or to draw attention to issues of inequality. Writers, singers, dancers and artists have also been very active in the fight against inequality. Often poems, songs and stories can also be inspire us and make us believe strongly in an issue that influences our efforts to correct the situation. The Indian Constitution is a living document. अभी living document वर्ड कहां से आ गया? Because इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पता चलेगा, अभी हम लोग बहुत चीजें जानेंगे इसी चीज से। ये जो हमारा पैराग्राफ है, इतना बड़ा पैराग्राफ है, ठीक, इसी में हम लोग बहुत चीज जान जाएंगे। उपसी नीचे की लाइन, हाँ। सो पढ़ना शुरू करते हैं। फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी इज द रिकॉग्नाइजेशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल। सब लोग समान हैं। हम लोग जानते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्संस, मूवमेंट्स and struggles for equality in India. Constitution continuously refer to the Indian Constitution to make the point about equality and justice for all. The fish workers of Tawa Matsya Sangh hope that provisions of Constitution will become reality through their participation in this movement. By constantly referring to the Constitution, they use it as a living document, something that has real meaning in our lives. In a democracy, there are always committees and individuals trying to expand the idea of democracy and push for greater recognition of equality on existence as well as new issues. मैंने आपको पहले ही बता चुका है, एग्जाम्पल जो दिया था इससे भी रिलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी ले लिया था, राइट टू प्राइवेसी लेते हैं तो 1950 में किसी ने नहीं सोचा था इसके बारे में। बाद में हमें लगा, मुझे लगा, आपको लगा, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि देना चाहिए। बिकॉज लाइफ इज लिविंग विद डिग्निटी एंड चॉइस, मेनका गांधी केस में बोला गया, फ्रांसिस्को रामोलिन केस में बोला गया, इसीलिए इसे आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिया गया। इसी को राइट टू प्राइवेसी हमारा आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिया गया। अब इसका कनेक्शन बता देता हूं आपको। तो अब इसे पॉलिटी से कैसे कनेक्ट करें? जी हाँ, हम लोग आज इसे दो चीजों से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले किससे करेंगे? तो पहले पॉलिटी से करेंगे, फिर गवर्नेंस से। सो इसे अगर आपको और डीपली जाना है तो आपको आर्टिकल 14 से 18 पढ़ना पड़ेगा, ठीक। फिर आपको डीपीएसपी पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ना पड़ेगा? डीपीएसपी। फिर आप क्या पढ़ोगे? आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 और 43A। कौन कौन से? ये और क्या पढ़ना पड़ेगा? और आपको ये टॉपिक लिविंग डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा
जानकारी अच्छे से हासिल करनी पड़ेगी। बल्कि किसी और टॉपिक में शायद मैं बता दूं, ये लिविंग डॉक्यूमेंट जो है इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको सही में पॉलिटी अच्छी लगती है एंड यू वांट टू स्टडी इट फर्दर, आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और प्लस ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से सब रिलेट हो जाता है। वैसे मैंने आर्टिकल 21 के ऊपर पूरी एक वीडियो की थी, अगर आपने देखी नहीं है तो प्लीज आप जाके देखिए। तो यही सब है पॉलिटी का प्रोफेशन। और प्लस ये आपको जरूर मेरी वीडियो देखनी चाहिए अगर आपको आर्टिकल 21 के बारे में जानना है। और मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल चुकी है, ये आपको मिल जाएगी, तो आप जानते हैं इसे गवर्नेंस से कैसे रिलेट करना है। कैसे करना है आप सोच रहे होंगे। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? फिर किससे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर किससे? गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से रिलेट करना है। तो दैट इज ऑल फॉर रिलेशन। मैं आपको बता चुका हूं किस किस से रिलेट करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेट करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करना है, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से। कौन कौन से? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, और क्या? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स। अब पॉलिटी का भी बता चुका हूं। आर्टिकल 14 से 18 आपको पढ़ना पड़ेगा। डीपीएसपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 38, 39, सॉरी गलती हो गई थी, 39 है। 38, 39, 41, 42, 43 और 43 है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और लिविंग डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और मस्ट आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। So that's all for today. Thanks for watching. Hope you like the session. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।